जी बच्चों, अभी तक हमने बात की, सबसे पहले पॉइंट क्या है कैलकुलेटिंग सीपीआई में, फिक्स द बास्केट, फाइंड द प्राइसेस, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बास्केट में हैं उनकी प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। देन द थर्ड स्टेप इन कैलकुलेटिंग सीपीआई इज कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ बास्केट और कंप्यूट द बास्केट्स कॉस्ट। अब बास्केट की कॉस्ट हमने निकाल लेनी है, यानी कि बास्केट के अंदर जो चीज़ें थी दूसरे स्टेप में हमने उनकी कॉस्ट निकाली। अब उन तमाम चीज़ों को, बास्केट के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं उनको एडअप कर लेंगे तो हमारे पास, उन तमाम को एडअप कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बास्केट की कॉस्ट, यानी कि ये पूरी जो बास्केट है इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब की क्या कीमत है, कुल मिला के पूरी बास्केट की क्या कीमत है। अब हमने वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि यूज द प्राइसेस टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बास्केट। और टोटल कॉस्ट ऑफ द बास्केट किस तरह से निकलेगी, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज बास्केट में हैं उनको बारी बारी एडअप करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नंबर 4, चूज अ बेस ईयर एंड कंप्यूट द सीपीआई। अब ये स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने एक बेस ईयर सेलेक्ट कर लेना है और फिर उस बेस ईयर को यूज करते हुए हमने कंप्यूट कर लेना है सीपीआई। पिछले स्टेप में आपने ये देखा, स्टेप नंबर 3 में, कि हमने कॉस्ट ऑफ बास्केट निकाली। अब कॉस्ट ऑफ बास्केट जो है वो हर साल की निकलेगी। ठीक है, बेस ईयर में हमारा फॉर एग्जांपल 2016 बेस ईयर था। बेस ईयर में वो तमाम जो बास्केट के अंदर चीज़ें थी, गुड्स थे, वो कितने की थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ बास्केट 2016 में कितने की थी। और अगर 2017 या 18 या 19 हमारा करंट ईयर है, आज 2020 है फॉर एग्जांपल, तो आज उस बास्केट की क्या कीमत है, यानी कि उस बास्केट के अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की ओवरऑल ऐड करके, यानी कि उस बास्केट की आज क्या कीमत है। जो बास्केट हमने सिलेक्ट की थी, जो बास्केट हमने फिक्स की थी 2016 में, उसकी आज 2020 में क्या प्राइस है, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे। हमारे पास प्राइसेस आ गई बेस ईयर की भी और डिफरेंट ईयर की। हर साल में हम बास्केट की प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब उस बास्केट की प्राइस को यूज करते हुए सीपीआई किस तरह से निकलेगा, एक हमने उसमें से चूज कर लिया कि ये बेस ईयर है, फॉर एग्जांपल 2016 हमने चूज किया कि वो बेस ईयर है। अब देखिएगा जी, तो किस तरह से निकालना है सीपीआई, क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस ईयर। करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ बास्केट जो होगी उसको बेस ईयर की प्राइस के साथ, कॉस्ट ऑफ बास्केट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपीआई। यानी कि सीपीआई का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम्स 100 का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूला देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट टी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट बी से हमारे पास क्या, स्मॉल में बी जो लिखा हुआ है, बी से हमारे पास क्या है, यानी कि बेस ईयर। और कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट टी का मतलब है, टी मतलब करंट ईयर। ठीक है, टी जो हमारा गिवन टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जो गिवन टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, करंट ईयर, गिवन टाइम। ठीक है, अब यहां तक तो हमारे पास सीपीआई निकल आया। अब सीपीआई का असल मकसद क्या है कि हम लोग क्या करें, इन्फ्लेशन मालूम करें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 5 क्या होगा, इन्फ्लेशन, कंप्यूट द इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन जो है वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है सीपीआई को यूज करते हुए, वो देख लेते हैं जी। तो क्या है, द परसेंटेज चेंज इन द सीपीआई फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मीन बिफोर टाइम पीरियड, ठीक है, पहले वाला। यानी कि सीपीआई हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, करंट ईयर और बेस ईयर को यूज करते हुए। इट्स अ परसेंटेज इन द सीपीआई फ्रॉम द प्रीसीडिंग पीरियड। बेस ईयर को यूज करते हुए करंट ईयर में से निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट। किस तरह से, आपको फॉर्मूला से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, देखिएगा स्क्रीन पे इन्फ्लेशन का फार्मूला। इन्फ्लेशन का फार्मूला क्या है, ये है हमारे पास प्रीसीडिंग ईयर यानी कि लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर मीन बेस ईयर, सीपीआई दिस ईयर माइनस सीपीआई लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मीन बेस ईयर पुराना, डिवाइडेड बाय सीपीआई लास्ट ईयर इनटू 100। सीपीआई दिस ईयर यानी कि सीपीआई करंट ईयर माइनस सीपीआई लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सीपीआई हमारे पास बेस ईयर यानी कि लास्ट ईयर इनटू 100 इज इक्वल टू इन्फ्लेशन। ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन। अंडरस्टैंड बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, बस फार्मूलाज को अच्छे तरीके से माइंड में बिठाना है। और ये माइंड में कैसे बैठेगा, लिख के प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं, वर्ड्स इन द सीपीआई बास्केट।
यानी कि CPI की बास्केट में हम लोग कौन कौन से गुड्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं वो देखते हैं। फिगर देखिएगा गौर से, और इसके साथ में राइट साइड में ये जो हमें कुछ आइटम्स बताए हुए हैं, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, अपैरल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर। ये डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं जो एक बास्केट में इंक्लूड हो सकती हैं। इन तमाम सेक्टर्स से जो हैं प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हमारे CPI की बास्केट में इंक्लूड होती हैं। इतना ज़्यादा पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है हमारे पास हाउसिंग का आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोर्शन हाउसिंग का है, जो कि हम लोग हाउसिंग पे यानी कि रेंट वगैरह पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा जो है होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि CPI क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है और CPI की बास्केट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं CPI में। कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसे होते हैं कि जो कि CPI में इनकॉर्पोरेट होते हैं। प्रॉब्लम्स या इश्यूज विद CPI। अब कौन कौन से इश्यूज हैं, यहाँ तक तो सब गुड पिक्चर थी, अब थोड़ी सी हम लोग बैड पिक्चर भी देखते हैं। बैड पिक्चर में सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन बायस। सब्स्टिट्यूशन बायस क्या होती है? सब्स्टिट्यूट्स में बच्चों हमने बहुत डिटेल से क्लास में बात की हुई है। सब्स्टिट्यूशन बायस या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक गुड की जगह दूसरा गुड इस्तेमाल हो सके, जिसकी हमने मिसाल की थी पेप्सी या 7 अप या स्प्राइट। अगर स्प्राइट एक्सपेंसिव हो गया तो हम लोग उसकी जगह पे क्या करेंगे, 7 अप इस्तेमाल कर लेंगे, या हमें स्प्राइट चाहिए थी, हमें स्प्राइट नहीं मिली तो हम 7 अप यूज़ कर लेंगे। सेम लाइक कि हमें पेप्सी पीना थी, अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो हम कोक से काम चला लेंगे। ये दोनों तीनों चारों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो इसको ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन बायस क्या होती है जो कि CPI में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन बायस CPI को इस तरह से इफेक्ट करती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हमारी कुछ प्राइसेस जो होती हैं वो ज़्यादा प्रॉम्प्टली इंक्रीज करती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स की जो है चीज़ें वो इतनी प्रॉम्प्टली इंक्रीज नहीं करती। कुछ रैपिडली इंक्रीज होती हैं, तेज़ी से इंक्रीज होती हैं प्राइसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो बात करें फ्रूट्स की, फ्रूट में हम लोग बात करते हैं कि एप्पल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, एप्पल की जगह पे पियर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पियर्स सस्ती हैं, नाशपाती सस्ती है एज कम्पेयर टू एप्पल, तो हम इन दोनों को एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करेंगे, हैं तो फ्रूट ही, ठीक है। हमें फ्रूट्स चाहिए, हमें वाइटामिन्स चाहिए, अगर हम एप्पल नहीं खरीद सकते, एप्पल एक्सपेंसिव हो गया, तो हम उसकी जगह पे दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट यूज करके वो वाइटामिन्स अवेल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ओवर टाइम सम प्राइसेस राइज फास्टर देन द अदर्स। अब सम प्राइसेस मीन्स एप्पल की प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज हुई, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होने से उसकी प्राइस बढ़ गई। अब पियर का क्या हुआ कि पियर जो थी वो सस्ती रह गई एज कम्पेयर टू एप्पल। अब एप्पल का कोई लेना देना पियर से नहीं है कि एप्पल की हमने प्राइस इंक्रीज करनी है, हाँ तो हम तब करेंगे अगर पियर की इंक्रीज हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइस अपने लिहाज से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो गई, हम लोग शफल कर गए एज अ कंज्यूमर, टिपिकल कंज्यूमर, हमने बॉट करना शुरू कर दी, बाय करना शुरू कर दी, क्या, पियर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। अगर हम अब हमने क्या किया हुआ था, हमने तो बास्केट फिक्स की हुई थी, उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज थे CPI को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले हमने बात की फिक्स द बास्केट। अब बास्केट्स में जो गुड हमने फिक्स किए, फॉर एग्जांपल हमारी बास्केट में 2 गुड्स थे, व्हीट, राइस एंड एप्पल्स, 3 गुड्स थे फॉर एग्जांपल, या व्हीट और एप्पल्स, हमारी बास्केट में 2 गुड्स थे, व्हीट और एप्पल्स। अब एप्पल्स हो गए महंगे, एप्पल को हमने रिप्लेस कर दिया, हम लोग लेने लग गए पियर्स। लेकिन हमने जो बास्केट फिक्स की हुई थी उसमें 2 प्रोडक्ट्स फिक्स किए हुए थे, एक व्हीट और एक एप्पल, और व्हीट और एप्पल की बेसिस पे ही हम लोग हर साल CPI कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बास्केट इसमें फिक्स कर लेनी है, फिर उन्हीं की कीमतों को हर साल हमने मेजर करते रहना है और उसी की बेस पे हमने इन्फ्लेशन भी मेजर करनी है। तो ये एक फ्लॉ है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है CPI में। किस तरह से एप्पल्स महंगे हुए, हमने एप्पल्स को छोड़ के पियर्स लेना शुरू कर दी। अब इनफैक्ट हमारी बास्केट में पियर्स हैं और व्हीट है, एप्पल्स नहीं है, और पियर्स सस्ती हैं। अगर पियर्स सस्ती हैं तो फिर हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इस तरह से प्राइसेस में इंक्रीज हमें उतनी इफेक्ट नहीं करेगी। हमारी कॉस्ट ऑफ बास्केट जो है उन 2 चीज़ों की, फॉर एग्जांपल हमारी बास्केट में 2 ही गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ बास्केट जो है वो इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। हो सकता है कि वो कम हो जाए, हमें एप्पल्स मिल रहे थे 100 के, हमने पियर्स पे चलेगा, पियर्स बहुत सस्ती थी, 90 पे थी, ठीक है। तो इस तरह हमारे
जो ओवरस्टेट कर रहा होता है सीपीआई, अगर हम एप्पल को ही कंसीडर करते रहते तो क्या होना था, ओवरस्टेट हो जाना था प्राइसेस ने। ओवरस्टेट मीन कि प्राइसेस इतनी ओरिजिनल में, असल में नहीं थी इतनी ज़्यादा, एक्चुअल में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा हम लोगों ने कंसीडर की कि एप्पल की भी प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो हमने जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया। अगर हम सीपीआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो एप्पल को ही इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन एप्पल तो हमने छोड़ दिया, हम तो शफल करके पीयर्स की तरफ। लेकिन सीपीआई इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, सीपीआई एप्पल की ही प्राइस लेता रहेगा, और वो एप्पल की प्राइस लेता रहेगा, उससे सीपीआई कैलकुलेट करता रहेगा, तो इन्फ्लेशन होती रहेगी, प्राइसेस ज़्यादा आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि एप्पल की प्राइस ज़्यादा है, एप्पल की प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ बास्केट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बास्केट ज़्यादा है तो सीपीआई ज़्यादा है, सीपीआई ज़्यादा है तो इट्स मीन कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक है, ये बात है, इसको जो अंडरस्टैंड करना है। पढ़िएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर बास्केट इंक्रीजेस, लाइक हमने जैसे बात की एप्पल्स की, देन क्या होता है, कंज्यूमर टेंड टू सब्स्टिट्यूट लोअर प्राइस्ड अल्टरनेटिव, वो दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, मुतजाद चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ, उससे मिलती जुलती, जिससे वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अब कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट टूवर्ड्स गुड्स दैट बिकम रिलेटिवली चीपर, मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब वो उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो कि सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू दैट वन जिसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, यानी कि एप्पल्स की निस्बत वो पियर्स को लेना शुरू कर देते हैं, नाशपाती को, ताकि मिटिगेट कर सकें, ख़त्म कर सकें वो वाला इफेक्ट जो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हुआ। ठीक है बच्चों, सो सीपीआई इस से क्या करता है, सीपीआई मिसेस दिस सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट यूजेज अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने यही बात की कि वो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को या सब्स्टिट्यूशन बाइस को मिस कर देता है, वो फिक्स रखता है अपनी बास्केट को, और उसी की बेस पे वो सीपीआई कैलकुलेट करता है और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाइस, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की एप्पल एंड पियर्स की। ठीक है, कि किस तरह से शफल होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्स द सीपीआई ओवरस्टेट्स इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये हमने बात कर ली कि इससे क्या होता है, ओवरस्टेट कर देता है, इंक्रीज ओवरस्टेट करता है, सीपीआई क्या करता है, ओवरस्टेट करता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन जब ज्यादा होगी तो उससे ओवरस्टेट बेसिकली क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग। सीपीआई क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन होने से हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है। जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी डिपेंड कर रही थी उस प्राइस ऑफ बास्केट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ बास्केट के ऊपर, वो पहले $500 थी फॉर एग्जांपल, अब वो हो जाती है $600। किसकी वजह से, एप्पल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तो इससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि सीपीआई को यूज करते हुए हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा पेश आता है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। अगर न्यू गुड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं मार्केट में, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो न्यू से न्यू इन्वेंट होती रहती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 1970s की बात करें तो वहाँ पे वीसीआर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जो जब रिलीज़ हुए थे, इंट्रोड्यूस जब हुए थे, जब लॉन्च हुए थे, तो उससे पहले लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे करना पड़ती थी मूवीज़ देखने के लिए। उनको जाना पड़ता था सिनेमाज वगैरह में, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती थी जब हमने कोई ओल्ड मूवी देखनी होती थी। ठीक है, फिर वीसीआर जब इंट्रोड्यूस हुए तो काफ़ी सारे लोगों ने वीसीआर लेना शुरू कर दिया, और घर बैठ के वो जोन सी मूवी देखना चाहते थे वो देख सकते थे, उनके लिए एक ईज़ पैदा हो गई, उनका खर्चा भी कम होना शुरू हो गया। ठीक है, और इसके अलावा पूरी पुरानी मूवीज़ जो थी वो भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। लेकिन अब सीपीआई जो है इस तरह से न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स जो होता है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता जब तक कि वो एक पुराना गुड ना बन जाए। ये इसका एक रूल है। सीपीआई न्यूली प्रोड्यूस या करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, कैलकुलेट नहीं करता, या इंक्लूड नहीं करता, शामिल नहीं करता अपनी बास्केट में। हाँ, जीडीपी करता है, जीडीपी में तो होते ही है ना, करंटली प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक ईयर, उस साल के अंदर जो, फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड हुई हैं डोमेस्टिकली, जीडीपी उनको इनकॉर्पोरेट करता है। और यहाँ पे सीपीआई क्या कर रहा है, सीपीआई नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। ठीक है, और न्यू गुड्स की इंट्रोडक्शन जब होती है, न्यू गुड्स जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनके इंट्रोड्यूस होने से क्या होती है, वैरायटी इंक्रीज करती है, ऑप्शंस इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ स्प्राइट होती है और सिर्फ कोक होती, तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स ही ना होते, हमारे पास वैरायटी ना होती, तो हम लोग तो इन्हीं को मजबूर थे कि अगर पेप्सी स्प्राइट नहीं मिल रही तो हम कहाँ जाएं। लेकिन अगर हमारे पास वाइड वैरायटी अवेलेबल है और भी काफ़ी सारे बीवरेजेस अवेलेबल हैं, बॉटल्स अवेलेबल है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग अल्टरनेटिव्स को चूज कर लेते हैं। इस तरह हमारे लिए ईज क्रिएट हो जाती है। तो अब जो सीपीआई है वो क्या करता है,
The introduction of new goods increases variety, allows consumer to find products that more closely match their needs. जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा आप वो ऑप्शन चूज कर सकेंगे जिसमें कि आपको आपकी जो नीड्स हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे. अब यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी. फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है. $100 आपको एक फ्री में कूपन मिला है $100 का. तो आपको ऑफर की जाती है कि आप शॉपिंग कर लें एक छोटे शॉपिंग मॉल पे जहाँ पे वैरायटी बहुत कम है, सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स हैं, और इसके निस्बत एक बड़े सारे शॉपिंग मॉल पे जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास 1000 प्रोडक्ट हैं. तो आप कहाँ पे वो डिस्काउंट वाउचर या वो जो हमारे पास $100 का वाउचर है या वो अमाउंट है वो कहाँ यूटिलाइज करना पसंद करेंगे, कौन से स्टोर को विजिट करेंगे? ऑब्वियसली कोई भी रैशनल थिंकर वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ उसको वैरायटी ज़्यादा मिलेगी $100 के अंदर. तो जब जहाँ पे आपको वैरायटी ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पे आपकी डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है. डॉलर वैल्यूएट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है डॉलर की जब आपकी वैरायटी इंक्रीज होती है चीज़ों की. आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो. अगर आप $100 लेके 100 प्रोडक्ट्स वाली शॉप पे जाओगे तो आप सिर्फ 100 चीज़ें खरीद सकते हो, मतलब 100 चीज़ों में से कुछ खरीद सकते हो. लेकिन जब आप ज़्यादा वैरायटी वाली शॉप में जाओगे वहाँ पे आप 1000 चीज़ों में से खरीद सकते हो जो आप खरीदना चाहते हो. आपके पास वैरायटी ज़्यादा है, आपके पास परचेजिंग पावर या डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन इफेक्ट डॉलर्स बिकम मोर वैल्यूएबल. यही बात अभी हमने एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वैल्यू जो होती है डॉलर की वो इंक्रीज हो जाती है. सो सीपीआई मिसेस दिस इफेक्ट बिकॉज इट यूजेस अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन सीपीआई जो है वो इस इफेक्ट को नहीं इनकॉर्पोरेट करता, नहीं मेजर करता, ठीक है, नहीं यूज करता, मिस कर देता है, क्योंकि हम लोग एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं सीपीआई में. ठीक है, सीपीआई में ओवरऑल हम लोग इसी पे बात करेंगे. तो इस फिक्स बास्केट होने की वजह से क्या होता है, सीपीआई ऑलवेज 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 ओवरस्टेट्स इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. ओवरस्टेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा ज्यादा बताता है. ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट को न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स को ये बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट नहीं करता. अब जो थर्ड प्रॉब्लम है, जो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो क्या है? अनमेजर्ड क्वालिटी चेंज. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है, हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर्स जो हैं गाड़ी के, टायर्स पहले ये था कि मर के 1 साल निकालते थे. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, टायर की क्वालिटी पे एक वर्कआउट करना शुरू किया. फिर इस तरह के शानदार टायर्स जो हैं वो इन्वेंट हुए, लॉन्च हुए, जो कि 3 to 4 years इजीली गाड़ी के साथ चल जाते हैं अगर उसकी ड्राइव डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, अब क्या हुआ, टायर्स की क्वालिटी इंक्रीज हो गई. अब जो हमें हर साल टायर चेंज करवाने पड़ते थे गाड़ियों के, अब हम तीसरे चौथे साल बाद जाके गाड़ियों के, मे भी कुछ लोग इससे भी प्रोलॉन्ग ले जाते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वो चेंज करना पड़ता है. तो ये क्या है, ये ईज है. अगर आपने वन टाइम हायर अमाउंट भी पे किया, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको $4,000 के आपको टायर्स मिलते थे, लेकिन वो 1 साल आपका निकालते थे, आपको हर साल 4-4 हज़ार लगाना पड़ता था. लेकिन अब वही अच्छी क्वालिटी के टायर्स आपको 6000 में मिल रहे हैं और उससे आपके 3-4 साल इजीली गुजर रहे हैं, तो वो फिर भी आपको फ़ायदा देंगे पर ईयर. अगर आप उसकी प्राइस को $6,000 को अगर डिवाइड कर लो, आप 4 के साथ 4 ईयर्स अगर वो चलते हैं, 4 के साथ डिवाइड कर लो तो बहुत कम आता है. ठीक है, वो बहुत कम आता है आपको उसका खर्चा. तो सीपीआई क्या करता है, सीपीआई इस क्वालिटी को मेजर नहीं करता, क्योंकि क्वालिटी इज इम्पॉसिबल टू मेजर. ठीक है, ये एक जो है सब्जेक्टिव डोमेन में आ जाती है क्वालिटी मेजर करना किसी चीज़ की. मतलब आप उसको क्वालिटी को, ड्यूरेबिलिटी को आप नहीं टेस्ट कर सकते, नहीं जज कर सकते, मेजर नहीं कर सकते. तो सीपीआई को भी ये प्रॉब्लम होता है. सीपीआई भी किसी चीज़ की क्वालिटी को मेजर नहीं करता. वो कहता है कि हमने टायर परचेज किए हैं तो वो अगर हमारे बास्केट में है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इसके इनकॉर्पोरेट होने की वजह से हमारी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं. लेकिन क्वालिटी को मद्देनजर नहीं रखता कि अगर इस साल हमारी ज़्यादा तो अगले साल कम भी होगी. ठीक है, या हर साल पे उसको डिवाइड कर लिया जाए जितने साल उसकी ड्यूरेबिलिटी है. इन चीज़ों को वो नहीं देखता, उसका कोई लेना देना नहीं है. ओवर टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इंक्रीज द लाइफ एंड यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब होते हैं, तरक्की जब होती है टेक्नोलॉजी में, तो क्या होती हैं, लाइफ इंक्रीज हो जाती है और यूजफुलनेस यानी कि इस्तेमाल भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. जैसे टायर्स की हमने बात की, उसकी लाइफ भी इंक्रीज हो गई. पहले 1 साल चलता था, अब 4 साल चलता है वो टायर. ठीक है, 4 साल चलता है और यूजफुलनेस भी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा, यानी कि 4 साल इस्तेमाल में लाया जा सकता है. यही बात हमने की. सो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स इन द बास्केट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ईच डॉलर. इससे वैल्यू ऑफ ईच डॉलर भी इंक्रीज हुई. जहाँ पे हम पहले टायर लेते थे, सिर्फ 1 साल निकालते थे,
$3,000 के या $4,000 के टायर्स जो हम खरीदते थे वो 1 साल निकालते थे, तो उससे क्या था कि हमारा अब जो है उससे हमारा 1 साल निकलता था। अब जो है कि हम 6,000 के टायर्स खरीदते हैं और हमारे 4 साल आसानी से गुजर जाते हैं। तो इससे क्या है, डॉलर हमारा वैल्यूएबल है, यानी कि उसी डॉलर से जिससे हम 1 साल का गुजारा कर रहे थे, यूजफुलनेस की चीज़ खरीद रहे थे, अब हम वो चीज़ खरीद रहे हैं जो कि 4 साल चलेगी उतनी कीमत में, बल्कि उतनी से भी कम कीमत में, अगर उसको हम साल पे डिवाइड कर लें, 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास डॉलर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस डॉलर से, उस पैसे से ऐसी चीज़ खरीदी गई जो कि 4 साल तक करामद है। ठीक हो गया। सो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS ट्राइज टू अकाउंट फॉर क्वालिटी चेंजेस misses some as quality is hard to measure। ठीक है, क्वालिटी को मेजर करने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर देता है। तो इसके नतीजे में क्या करता है, ओवरस्टेट करता है, इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया जो हमारे पास प्रॉब्लम्स थे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो मेजर करते हुए प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं, ये उनके बारे में अभी हमने स्टडी किया। ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम कॉज द CPI टू ओवरस्टेट कॉस्ट ऑफ लिविंग एज इंक्रीजेस। ये सारे प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, ओवरस्टेट करते हैं किसको, कॉस्ट ऑफ लिविंग को, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, ओवरस्टेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज मेड टेक्निकल adjustments but the CPI probably still overstate inflation by about 0.5% पर year। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसने इस पे टेक्निकल एडजस्टमेंट की हैं कि हमारी जो है वो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हर साल हमें शो होता है वो कम से कम हो, लेकिन फिर भी 0.5 जो है % पर ईयर हमें फिर भी ओवरस्टेट होती है इन्फ्लेशन, फिर भी हम उसको कम नहीं कर सकते। 0.5 मीन्स 50%, इट्स नॉट 0.05 मीन 5%। ठीक है, ये 50% है। 50% ऐसी इन्फ्लेशन है जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते, जो कि ओवरस्टेट हुई होती है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स एंड मैनी कॉन्ट्रैक्ट टाइड टू द CPI। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको मिटिगेट करें, इसको ख़त्म करें, इसको एडजस्ट करें, जो कि हमारे ओवरस्टेट इन्फ्लेशन कर रहे होते हैं उनको, इश्यूज़ को एडजस्टमेंट करें। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट्स और बहुत से अदर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो पेमेंट्स हैं वो CPI के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगर इस तरह से हमारी इन्फ्लेशन जो है ओवरस्टेट होती रहेगी तो फिर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हमें रीन्यू करना पड़ेगा, दोबारा नए सिरे से देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसका जो ग्राफ है वो क्या हमें कहता है, 2 मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन इन 1965 एंड 2016। अब हमने 2 मेजर्स देखती हैं इन्फ्लेशन की। हमने 2 मेजर्स की क्या बात की, एक क्या है GDP डिफ्लेटर और एक हमने किसकी बात की, CPI की। सो देखिएगा ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन ये हमें क्या डिनोट कर रही है, ये रेड लाइन हमें शो कर रही है CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हर साल 1965 से लेके 2016 तक 15 तक। ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, CPI। और ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये GDP डिफ्लेटर। आप देखिएगा GDP डिफ्लेटर मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे 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 नीचे, क्योंकि वो ओवरस्टेट नहीं करता, वो ओवरस्टेट नहीं करता। ये देखिए परसेंटेज चेंज पर ईयर एज कंपेयर टू GDP इन GDP इज लेस एज कंपेयर टू CPI में ज्यादा है। ये देखिएगा CPI का रॉक जो है वो हर जगह पे ज्यादा ऊंचा है, ये देखिए ये इस तरह से। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो हमारे पास है ये है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर हमेशा नीचे नीचे है क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता या ओवरस्टेट नहीं करता इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सही सही हमें शो करता है। अब देखना हमने ये है कि डिफरेंस क्या है CPI में और GDP डिफ्लेटर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। अब तक हमने बात की कि GDP डिफ्लेटर जो है उसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है और CPI में भी GDP की गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में हमने लेने हैं। अच्छा, GDP डिफ्लेटर में और CPI में क्या डिफरेंस है एज अ इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज CPI में जो हमने बॉट करने हैं वो क्या हैं, बॉट बाय टिपिकल कंज्यूमर, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास GDP डिफ्लेटर में आएंगे वो करंटली प्रोड्यूस्ड होंगे डोमेस्टिकली। ठीक है, क्या है CPI में, क्या है CPI बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर, CPI नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज इन CPI, goods and services in CPI bought by a typical consumer is known as is the main difference of the CPI
विद द जीडीपी डिफ्लेटर, और जबकि इसके ऑपोजिटली जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, करंटली प्रोड्यूस्ड, जो कि इस साल में प्रोड्यूस हुए हैं उनको हमने इंक्लूड करना होता है। लेकिन वहाँ टिपिकल कंज्यूमर में क्या आता है, बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर। एक तो डिफरेंस ये हो गया, वहाँ पे बॉट होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर और करंटली प्रोड्यूस्ड एंड बॉट होगा तो सीपीआई होगा, खरीदी जाएंगी, और अगर प्रोड्यूस का लफ्ज आएगा तो वो किस में आएगा, वो जीडीपी डिफ्लेटर होगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। इफ goods and services are bought by a typical consumer or bought by a consumer, will it fall under the category of GDP deflator or CPI? किसके अंदर फॉल करेगा, सीपीआई में फॉल करेगा, जीडीपी डिफ्लेटर में? ऑब्वियसली अगर वो बॉट बाय टिपिकल कंज्यूमर है या बॉट बाय कंज्यूमर है तो वो सीपीआई में होगा, और अगर वो प्रोड्यूस का लफ्ज यूज कर रहा है तो जीडीपी में होगा। अब क्या होता है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, देखिएगा इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो सीपीआई है, जो सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारी इंक्लूड होती हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूड नहीं होती। बच्चों हमने पढ़ा था कि जीडीपी डिफ्लेटर में वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज होती हैं जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है। वेयर एज सीपीआई में ऐसा कोई वो चक्कर नहीं है, आपकी सिर्फ बास्केट के अंदर जो चीजें हैं वो सब काउंट होंगी, चाहे आपने कुछ इंपोर्टेड गुड्स खरीदे हुए हैं। सो इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडेड इन द सीपीआई बट नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी और इट्स एक्सक्लूडेड। पढ़ लेते हैं, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर बिकॉज ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स आर इंक्लूडेड। यही हमने बात की थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स जो हैं वो हमारे किस में इंक्लूड होंगे और किस में नहीं होंगे बच्चों? अगर हम देखें, इनको एक्सक्लूड होना चाहिए सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये निकल जाते हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में यूज होते हैं। कंज्यूमर गुड्स जब बात की जाएगी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो हमारे सीपीआई में इंक्लूड होंगे, लेकिन ये कैपिटल गुड्स एक्सक्लूड होंगे हमारे पास सीपीआई में से। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होते हैं। लेकिन हमने कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में इसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये आगे प्रोडक्शन में यूज होते हैं कैपिटल गुड्स, लेकिन ये जीडीपी में इंक्लूड होंगे। इंक्लूडेड इन जीडीपी डिफ्लेटर इफ प्रोड्यूसेस, इंक्लूडेड इन जीडीपी डिफ्लेटर इफ प्रोड्यूसेस डोमेस्टिकली, अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे तो फिर ये उसमें इंक्लूड होंगे। हमने बात की थी जीडीपी डिफ्लेटर में हर वो चीज इंक्लूड होगी जो डोमेस्टिकली या विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इसमें वो चक्कर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे बच्चों, वो देख लेते हैं, द बास्केट। अब जो है सीपीआई में हमने एक फिक्स बास्केट ली थी, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में कोई चक्कर नहीं था, जीडीपी डिफ्लेटर में बास्केट नहीं थी। सीपीआई यूजेस फिक्स्ड बास्केट वेयर एज जीडीपी डिफ्लेटर यूजेस बास्केट ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हमने लेने हैं। जरूरी नहीं है ये बास्केट का लफ्ज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, बास्केट का लफ्ज बेहतर है कि आप यहाँ यूज ना करें, मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से, ठीक है। आपने जस्ट ये यूज करना है कि सीपीआई यूजेस फिक्स बास्केट वेयर जीडीपी डिफ्लेटर यूजेस करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसमें ये चीज इंक्लूड होगी। लेक्चर में यहाँ तक इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इनके न्यूमेरिकल कि सीपीआई किस तरह से कैलकुलेट होता है और सीपीआई को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है और सीपीआई से फिर इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी तो हमने आज के लेक्चर में जुबानी बात की, फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से हल होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग डॉलर अमाउंट्स भी निकालेंगे। फर्दर कुछ हमारा जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिक बेस होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो करना होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी पेशेंसली एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक very good care of your family. Allah Hafiz.